नमस्कार। हिंदी साहित्य वार्ता में आप हैं इस वक्त सुभाष ठाकुर के साथ। सीबीएसई पीजीटी हिंदी के एग्ज़ाम की अगर आप तैयारियां कर रहे हैं तो ये वाला जो वीडियो है आपके लिए ही है। इसमें हम मॉक टेस्ट की जो सीरीज़ है उसको चला रहे हैं, जिसमें हमारा आज ये चौथा पार्ट है मॉक टेस्ट का। इससे पहले हमने 3 पार्ट्स कर लिए हैं, तो अगर आपने उनको नहीं देखा है तो एक बार उनको ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि उन प्रश्नों से आपकी सहायता हो सकती है। तो यहाँ पर 50 क्वेश्चंस जो आज के रखे गए हैं इनको आप एक बार देख लीजिए। और उससे पहले अगर आप लाइव क्लासेस के साथ जुड़ना चाहते हैं तो लाइव क्लासेस भी हमारी आप अटेंड कर सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आपको इस क्वेश्चन की जो ये मॉक टेस्ट है पीडीएफ चाहिए होगी तो आप जो है हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर आपका स्क्रीन पर दिया रहेगा और कुछ ही टाइम बाद जो है आपको ये मॉक टेस्ट जो है वो प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे, जिसमें 10 मॉक टेस्ट रहेंगे और 10 इसमें एडिशनली आपको जो है सेक्शनल चीज़ें रहेंगी, सेक्शनल जो टेस्ट रहेंगे। तो कुल मिला के आपके पास 2000 प्रश्नों का ये संग्रह रहेगा, जो कि बहुत कम प्राइस में आपको अवेलेबल हो जाएगा। तो आप अगर चाहते हैं इसको पाना तो आप 7807180024 पर व्हाट्सएप कीजिएगा। तो चलिए अब हम शुरुआत करते हैं यहाँ पर अपना जो मॉक टेस्ट है आज का, इसके बारे में जो जो प्रश्न इसमें है। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, देखिए। कौन सा कवि अपनी सरसवाणी के कारण ब्रज कोकिल कहलाता था? तो यहाँ पर देखिए ब्रज भाषा का जो अंतिम कवि भी हम इसको मान सकते हैं कि जो मुख्य रूप से रहा, जिसने आधुनिक काल में भी आपकी ब्रज भाषा में साहित्य रचना, वो था सत्यनारायण कवि रत्न। इसको आप ध्यान में रखिएगा। ये द्विवेदी युगीन ब्रजभाषा के कवि रहे। भ्रमरदूत, प्रेमकेली, हृदय तरंग इत्यादि जो है इनके काव्य संग्रह रहे हैं। और इसके साथ साथ आपको इनके बारे में ध्यान रख लेना है कि ये जो रहे इन्होंने खड़ी बोली के स्थान पर जो है ब्रजभाषा का प्रयोग किया, और इनकी जो काव्य में मधुरता रही उसके चलते ही और इनकी वाणी में सरसता के कारण ही इनको ब्रज कोकिल की संज्ञा जो है वो दी जाती है। ये काम ये याद रखना है आपको इनसे। इसके साथ साथ इनको भक्ति काल और आधुनिक काल का समन्वयक भी कहा जाता है। ये बात भी हो सकता है इनके बारे में पूछी जाए, भक्ति काल एंड आधुनिक काल का समन्वयक। तो ये इसके बारे में आपको ध्यान में रख लेना है। इसके अलावा अगर आप देखें यहाँ पर मधुर कवि लिखा है, तो ये जो आपके आलवार संत रहे हैं उनमें एक मधुर कवि के नाम से आते हैं, तो उसको ही रखा गया है। इसके अलावा यहाँ पर जगन्नाथ दास रत्नाकर हैं। रत्नाकर का संबंध भी ब्रजभाषा से ज़रूर रहा, तो इसको भी आप ध्यान में रखें, जो कि जकी उपनाम से उर्दू में लिखते थे। ये बात आपको कई बार पूछी जाती है। इसके अलावा इससे आपको ध्यान रख लेना है कि ब्रजभाषा का अंतिम श्रेष्ठ कवि इन्हें ही माना जाता है। ब्रजभाषा के 3 बृहद त्रयी आती है, वो आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बतानी है कि ब्रजभाषा में कौन 3 बड़े महत्वपूर्ण नाम आते हैं जो बाद में आते हैं। ठीक है, तो इसको आप याद रखें। इसके अलावा जगन्नाथ दास रत्नाकर ने बिहारी रत्नाकर भी लिखी थी, जो कि इनकी श्रेष्ठ बिहारी सतसई की टीका मानी जाती है। इसको भी आप याद रखें, बिहारी रत्नाकर इन्होंने की थी और सबसे ज़्यादा प्रमाणिक जो है इसी टीका को माना गया है, बिहारी सतसई की। और इनके बारे में ये माना जाता है कि ये जो आपका भक्ति काल और रीति काल है उसका समन्वयक माना जाता है, जबकि सत्यनारायण कविरत्न जो हैं ये किसके प्रवर्तक ये समन्वयक माने जाते हैं। तो इसमें आपने याद रख लेना है भक्ति एवं आधुनिक काल, जबकि यहाँ पर जो आपका जगन्नाथ दास रत्नाकर है ये भक्ति काल और रीति काल का समन्वयक माना जाता है। भारतेंदु हरिश्चंद्र, इसको तो आप सभी लोग जानते हैं कि पुनर्जागरण का ये इसको पितामह कहा जाता है। ठीक है, और आधुनिक खड़ी बोली हिंदी में इन्होंने गद्य लिखा और ब्रज भाषा में इन्होंने अपना पद्य लिखा, यानी कि इनकी जो भाषा नीति रही ये दोहरी रही। एक बात ध्यान और रखने लायक है जो आपको जगन्नाथ दास रत्नाकर से याद रख लेनी है कि इन्होंने खड़ी बोली हिंदी के समर्थकों को हठी और मूर्ख की संज्ञा दी थी। ये बात आप बिल्कुल याद रखें। और इसके अलावा आपको एक चीज़ और याद बतानी है मुझे कि ये जो रत्नाकर रहे इनके काव्य संग्रह जो है वो कौन कौन से रहे जो काम के हैं। ठीक है, इनको आप कमेंट सेक्शन में जाके बता सकते हैं। अगला प्रश्न है, देखिए। दिनकर द्वारा रचित कुरुक्षेत्र नामक कृति में मुख्यतः किस पर विचार किया गया है? तो यहाँ पर पहली चीज़ तो आपको ध्यान रख लेना, कुरुक्षेत्र किसकी रचना है? ये रामधारी सिंह दिनकर की रचना रही है। और ये कुरुक्षेत्र यानी कि किससे संबंधित है? तो आप सिंपली याद रखेंगे कि महाभारत की पृष्ठभूमि पर आधारित रही है। ठीक है, और कब लिखी गई थी? ये 1946 के आसपास इसको लिखा गया था। इसमें जो है मुख्य रूप से किस पर विचार किया गया है? तो यहाँ पर जो आपका युद्ध की अनिवार्यता है उस पर विचार किया गया है। तो रामधारी सिंह दिनकर की जो अन्य कृतियाँ रही हैं उनके बारे में भी आप एक बार ज़रूर देखें कि कौन कौन से ग्रंथ जो हैं रामधारी सिंह दिनकर के रहे और किस पर इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला, कौन इनकी सबसे श्रेष्ठतम कृतियों में रही हैं, है ना। क्योंकि इनकी रचनाओं को आपको क्रमानुसार लगाने के लिए भी पूछा जा सकता है। रामधारी सिंह दिनकर का सामान्य परिचय भी आपको पूछा जा सकता है। ये नाम बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है।
ठीक है। अगला प्रश्न है देखिए, पृथ्वीराज रासो की ऐतिहासिक तथ्यों के आधार पर अप्रामाणिकता सिद्ध करते हुए किस विद्वान ने इसे भट्ट भड़ंत तक कह डाला था? तो ये बात कही थी आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने हिंदी साहित्य का जो इतिहास ग्रंथ इनका रहा उसमें इन्होंने ये बात कही थी। बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। पृथ्वीराज रासो की प्रमाणिकता अप्रमाणिकता को लेकर के बहुत सारे लोगों ने कहा है। डॉक्टर बुलर ने सबसे पहले इसको अप्रमाणिक रचना घोषित किया था और पृथ्वीराज विजय 1875 की एक रचना रही है जिसके आधार पर पृथ्वीराज रासो को अप्रमाणिक रचना घोषित किया गया है। ये बातें आपको सभी को मालूम है, जबकि श्याम सुंदर दास इसे प्रामाणिक रचना मानते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इसको अर्ध प्रमाणिक माना था। तो कौन सा विद्वान इसको प्रामाणिक, अर्ध प्रमाणिक और अप्रमाणिक मानता है, ये भी आप ध्यान में रखें। इसके साथ साथ शुक्ल ने इसकी संदिग्धता पर सवाल उठाए और साथ में कहा कि ये पूरा का पूरा ग्रंथ जाली है। भाषा के संदर्भ में भी इन्होंने कहा कि भाषा भी उसकी बेठिकाने ही रही। ये बात इन्होंने इसके संदर्भ में कही है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। बाकी पृथ्वीराज रासो के बारे में जो मुख्य चीज़ें हैं वो आपने ध्यान रख लेनी है कि पृथ्वीराज रासो का केंद्र किसको माना जाता है, पृथ्वीराज रासो में कुल कितने समय हैं, मुख्य समय उस समय कौन कौन से रहे हैं, वो सारी बातें आप ध्यान में रखें। समय किसके लिए जो है पृथ्वीराज रासो में प्रयुक्त हुआ है, ये बात भी आपने ध्यान में रखना है। मुख्य छंद इसमें कौन सा था? मुख्य छंद जो है इसमें आपका छपय छंद रहा। छपय छंद का विशेषज्ञ किसे कहा जाता है और छपय जो है वो आधुनिक काल में किस छंद में प्रयुक्त होता है, ये सारे प्रश्न भी यहाँ से बन सकते हैं। इनको एक बार आपने ज़रूर देखना है क्योंकि काम की रचना है आपकी पृथ्वीराज रासो। ठीक है। तुलसीदास की किस रचना के अंत में परिशिष्ट के रूप में उनकी कृति हनुमान बाहुक को शामिल किया गया है? तो ये जो आपका कवितावली है देखिए उसमें इसको शामिल किया गया है और इसके साथ साथ आपको याद रख लेना है कि कवितावली में ही कलयुग का चित्रण भी मिलता है। ठीक है। हनुमान बाहुक इन्होंने क्यों लिखी थी? बाहु रोग से मुक्ति पाने के लिए इन्होंने इसको रचा था। ये भी प्रश्न कई बार पूछे जाते हैं। रामचरितमानस इनकी श्रेष्ठतम रचना रही है, ये सभी लोग आप जानते हैं। ठीक है। और इसके अलावा दोहावली, विनय पत्रिका, ये जो तीन रचना है देखिए, कवितावली, दोहावली और विनय पत्रिका, ये तीनों जो हैं ब्रजभाषा की है, जबकि रामचरितमानस यहाँ पर अवधि भाषा की रचना रही है। इस तरीके से भी इसको आप याद रखिए। विनय पत्रिका में ईश्वर से जो है अनुनय किया गया है, ये बात भी ध्यान में रखना है। जो पत्रात्मक रूप में इसको इसने लिखा था। दोहावली में नीतिपरक जो दोहे यहाँ पर इसके दिख जाएंगे, आपको इस बात को ध्यान में रख लेना है। और इसके साथ साथ आप ये भी ध्यान रखें कि इनकी प्रारंभिक रचना कौन सी रही, तो प्रारंभिक रही वैराग्य संदीपनी, उसको भी ध्यान रखना है आपको। ठीक है। पुष्प की अभिलाषा नामक प्रसिद्ध काव्य जो रहा, ये माखनलाल चतुर्वेदी के किस काव्य संग्रह में रहा? तो ये प्रश्न भी बड़ा महत्वपूर्ण है। अक्सर हम यही प्रश्न पढ़ते थे कि पुष्प की अभिलाषा किसकी कविता रही है, या फिर पुष्प की अभिलाषा की जो प्रमुख पंक्तियां उनको पूछा जा सकता है या पूछा जाता है कई बार देखिए, जिसमें हम कहते हैं कि जो शुरुआती पंक्ति है कि चाह नहीं कि मैं सुरमाला में गूंथा जाऊं। ठीक है। और इसके बाद जो है कुछ और जो पंक्ति आती है इसकी कि मुझे तोड़ लेना वनमाली उस पथ पर देना फेंक, ये वाली पंक्ति भी इनकी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो इसको भी आप याद रख सकते हैं इससे। लेकिन यहाँ पर पूछा गया है कि माखनलाल चतुर्वेदी का जो ये काव्य संग्रह रहा, ये कविता रही है, किस काव्य संग्रह में है? तो यहाँ पर आपको सिंपल सा याद रख लेना है कि ये हो जाएगा समर्पण नामक जो इनका काव्य संग्रह रहा, इसमें ये कविता रही। एक प्रश्न आपके लिए यहाँ से और है कि एक फूल की चाह इसकी तर्ज पर ही लिखी गई है, वो किसकी कृति है? ठीक है। एक फूल की चाह, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है ये रचना, इसको पूछा जाता है। तो आपको भी ये काम है, आपको बताना है कि एक फूल की चाह जो है ये किसने लिखी और इसी की तर्ज पर इसको लिखा गया है। इसके अलावा भी यहाँ पर माखनलाल चतुर्वेदी के अन्य काव्य संग्रह रहे हैं, उनको भी आपको जानना है। माखनलाल चतुर्वेदी का सामान्य परिचय आप ज़रूर पढ़ें, वहाँ से भी प्रश्न आते हैं किस पर इसको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला और साथ ही साथ जो है इसको क्या उपाधि मिली, वो भी आपको ध्यान में रखनी है बातें। बूढ़े मुँह मुहासे लोग देखे तमाशे, ये जो देखिए यहाँ पर इसके शीर्षक से ही पता चल रहा है कि प्रहसनात्मक ये कृति रही है, यानी कि जिसमें मजाक किया गया हो, व्यंग्य किया गया हो किसी चीज़ के ऊपर, तो ये आपको बताना है कि ये किसकी कृति रही है। तो यहाँ पर राइट आंसर इसका जो हो जाएगा देखिए, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राधाचरण गोस्वामी की नाट्यात्मक कृति ये रही है। तो जो शुरुआती रहे हैं देखिए भारतेंदु मंडल के कवि, उन्होंने भी कुछ कुछ कृतियाँ लिखी हैं, उनको आपने एक बार ज़रूर देखना है, राधाचरण गोस्वामी। और राधाचरण गोस्वामी ही हैं जिन्होंने भारतेंदु नाम से जो है पत्रिका का संपादन भी किया था, उसको भी आप ध्यान में रखिए। और इन्होंने भक्तमाल परंपरा में भी एक ग्रंथ लिखा था, उसको आपने बताना है कि वो कौन सा था। ठीक है। प्रताप नारायण मिश्र, जिन्होंने हिंदुस्तानी का समर्थन मतलब हिंदी भाषा की बात की, जिन्होंने कहा था कि जपो निरंतर एक ज़ुबान हिंदी हिंदुस्तान, ये बात इन्होंने कहा था ना, तो ये बात महत्वपूर्ण है इसके बारे में। ठीक है। प्रेमघन के बारे में भी आप ज़रूर याद रखें कि प्रेमघन भी जो है ये द्विवेदी मंडल के भारतेंदु मंडल के कवियों में से मुख्य कवि रहे हैं। भारतेंदु के बारे में तो खैर आप जानते ही हैं। ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा लेखक जन्म से कवि, प्रकृति से घुमक्कड़ एवं विचारों से मूलतः मार्क्सवादी माना जाता है? बहुत महत्वपूर्ण नाम है, इसको आप याद रखेंगे। ठीक है, जन्म से कवि, प्रकृति से घुमक्कड़ और विचारों से मार्क्सवादी, ये माना जाता है वैद्यनाथ मिश्र यानी कि नागार्जुन को। और घुमक्कड़ त्रयी में 2 नाम यहाँ पर लिखे गए हैं, तीसरा नाम आपको बताना है कि कौन जो है घुमक्कड़ त्रयी में सबसे बड़ा घुमक्कड़ माना जाता है। हालांकि बहुत ही सरल सा क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी आपको यहाँ पर बताना है। अज्ञे ने भी घुमक्कड़ी प्रवृत्ति जो है अपनाई, और इन्होंने कौन से अपने यात्रा वृत्तांत लिखे उसको आपको बताना है मुझे कमेंट सेक्शन में जाके। जबकि मुक्तिबोध और जो भवानी प्रसाद मिश्र रहे हैं, हालांकि मुक्तिबोध में भी मार्क्सवाद का प्रभाव जो रहा, लेकिन भवानी प्रसाद मिश्र ये गांधीवादी रहे और उन्होंने स्वयं को गांधी का बेटा माना था। तो ये बात आप यहाँ पर ध्यान रखें, इनके बारे में भी हो सकता है इसके बारे में भी आपको पूछें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, उपन्यास के लिए अलग अलग भाषाओं में अलग अलग नाम है, निम्न में से कौन सा भाषा नाम संगत यानी कि सही है? उर्दू में गल्प कथा नहीं कहा जाता, ठीक है, उर्दू में नाबिल कहेंगे इसको। संस्कृत में कादम्बरी नहीं, कादम्बरी जो है इसको मराठी में कहेंगे। और गुजराती में इसको क्या कहेंगे? नवल कथा। ये बिल्कुल सही है, तो ऑप्शन नंबर सी आपको जो है बिल्कुल सही कर लेना है यहाँ पर, नवल कथा। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर ध्यान रखिएगा आपकी उपन्यास को अलग अलग भाषाओं में किन किन नामों से जो है पुकारा गया है। काव्यशास्त्र में अवहिथा क्या है? अब अगला जो प्रश्न है भारतीय काव्यशास्त्र से यहाँ पर रखा गया और पूछा गया है कि जो अवहिथा है वो क्या है? तो यहाँ पर ये है संचारी भावों का एक प्रकार। संचारी भावों की संख्या है 33, जो कि भरत मुनि ने मानी थी। अगर देव कवि देखे तो उन्होंने 34 मानी है। 34वां जो संचारी भाव उन्होंने किसको माना है? छल को माना है। ठीक है, तो इसको आप याद जरूर रखें कि जो आपका अवहिता क्या है, संचारी भाव का ही एक रूप है। ठीक है, संचारी भावों को हम अस्थायी भाव भी कहते हैं, इनको व्यभिचारी भाव भी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पर सही मिलान क्या है? तो कविता मनुष्य के व्यक्तित्व का प्रकाशन है, ये रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था। तो बिल्कुल सही कथन है ये पहले वाला ही। इसके अलावा कविता तो कल्पना और भावों की व्याख्या है, ये एडगर एलन पो ने नहीं कहा था, तो इसलिए इसको याद रखें आप। कविता सौंदर्य की लयात्मक सृजन है, ये विलियम हेजलिट। और कविता आत्मअभिव्यक्ति आचार्यानंद दुलारे वाजपेयी, ये कथन भी गड़बड़ हैं। यहाँ पर कविता जो आत्मअभिव्यक्ति है ये डॉक्टर नगेंद्र का कथन हो जाएगा। ठीक है, लयात्मक सृजन इसको किसी और ने बोला है, हेजलिट ने नहीं कहा था। ये बात आप ध्यान में रखें और इसको पढ़ लीजिएगा कि ये कथन किसके रहे हैं। निम्नलिखित में से असमासा रीति कौन सी रही है? असमासा, समासा और जो आपका दीर्घ समासा, इस तरीके से आती है ना जो आपके रीतियों को। तो यहाँ से प्रश्न एक आपके लिए ये भी जुड़ता है कि जो रीति रही है उसका संबंध समास से स्थापित किसने किया है? ये प्रश्न भी पूछा जा सकता है। तो अगर आप में से किसी को मालूम है तो मुझे बता दीजिएगा। यहाँ पर इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा, देखिए वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, वैदर्भी रीति। वैदर्भी और गौड़ी 2 रीति शुरुआत में रही, जिन्हें पहले जो है काव्य मार्ग नाम दिया गया था। ये बात भी आपने ध्यान में रख लेना है। रीति शब्द का इस्तेमाल पहल किसने किया था? ये वामन ने किया, ये तो कॉमन सी बात है, इसको ध्यान में रखिए। लाठी रीति के प्रवर्तक रुद्रट रहे हैं। पांचाली रीति के प्रवर्तक जो है ये कौन रहे? वामन ही रहे थे। ठीक है, इसको भी आप ध्यान में रखिए। सर्वगुण संपन्न रीति जो मानी जाती है वो वैदर्भी रीति को माना जाता है। ठीक है, ये याद रखना है। नेक्स्ट है यहाँ पर काव्य हेतुओं में शामिल कौन सा नहीं है? तो काव्य हेतुओं में अर्थोपलब्धि जो है वो शामिल नहीं है, बाकी सारी चीज़ें इसमें रही हैं। अभ्यास, व्युत्पत्ति और प्रतिभा सबसे महत्वपूर्ण, अगर इसकी में से किसी चीज़ को माना जाता है तो वो प्रतिभा को ही माना जाता है। प्रतिभा के भेद भी पूछे जाते हैं, प्रतिभा के लिए अलग अलग विद्वानों ने क्या क्या चीज़ें कही हैं। किसी ने इसको काव्य का बीज कहा है, किसी ने इसको कवि का तीसरा नेत्र कहा है। इन प्रश्नों पर भी आप ज़रूर गौर करें कि कौन इनके बारे में कौन सी बात कहता है। ठीक है, प्रतिभा को ही काव्य का बीज एंड कवि का तीसरा नेत्र और नए नए भावों के उन्मेष से युक्त प्रज्ञा भी बोला गया है। तो ये बातें हैं जो प्रतिभा के लिए कही गई हैं। अब आपको बताना है कि ये बोला किसने है। ठीक है, महत्वपूर्ण है प्रश्न, देखना कई बार पूछा जाता है। व्युत्पत्ति, इसको हम शास्त्र ज्ञान या व्यवहारिक ज्ञान भी कहते हैं। अभ्यास मतलब किसी कार्य को बार बार करना ही अपने आप में क्या है? अभ्यास है, जिसके बारे में राजशेखर ने बातें कही थी। ठीक है, अरस्तु के विरेचन सिद्धांत में विरेचन शब्द का संबंध किस विज्ञान से है? तो ये आपको ध्यान में रख लेना, ये आयुर्वेद शास्त्र से रहा विरेचन। ठीक है, विरेचन के लिए इन्होंने यूनानी शब्द कौन सा दिया है ये भी आपको बताना है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, आसान से प्रश्न है ये, इनको आप एक बार देखिए, क्योंकि यूनानी जो चिंतक रहे, देखिए यहाँ से आपको ध्यान ये रख लेना कि इनकी भाषा के संदर्भ में भी अगर इन्होंने कुछ शब्द कहे हैं इसको लेकर के तो वो भी आपको बताना है। विरेचन का मतलब है शुद्ध। ठीक है, ये भी आपको याद रख लेना है कि यानी कि भावों का जो शुद्धिकरण की बात ये कर रहे हैं। विरेचन सिद्धांत इन्होंने ही दिया था और अनुकरण की इन्होंने व्याख्या की थी। ठीक है,
अनुकरण को इन्होंने उपयोगी माना था, जबकि इससे पहले जो प्लेटो रहे उन्होंने अनुकरण को अनुपयोगी जो है वो बताया था। ये भी आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट आता है रोज किरकेटा किस प्रकार के साहित्य लेखन के लिए प्रसिद्ध हैं? तो ये एक आदिवासी लेखिका रहीं, यहाँ से आपको याद रख लेना है कि आदिवासी साहित्यकार हैं ये। ठीक है। शब्द की जिस शक्ति से सांकेतिक अर्थ का बोध होता है वहाँ जो है कौन सी शब्द शक्ति होती है? तो यहाँ पर आपको याद रख लेना है कि वहाँ पर हो जाएगी आपकी सिंपल सी अभिधा शब्द शक्ति। ठीक है, बहुत बार आती है ये अभिधा शब्द शक्ति। और अभिधा को उत्तम काव्य की संज्ञा किसने दी थी? बहुत ही इजी क्वेश्चन है और बहुत फेमस पंक्ति भी है ये, है ना। अभिधा उत्तम मध्य लक्षणा लीन, ये पंक्ति रही है, किसने कहा था आपको ये भी बताना है। ठीक है। अफ्रीका में रंगभेद तथा उपनिवेशवादियों की स्थानीय और भारतीय मूल के निवासियों के प्रति घृणा और क्रूरता का मार्मिक चित्रण किस उपन्यास में हुआ है? तो यहाँ पर देखिए जो प्रसिद्ध प्रसिद्ध उपन्यासकार हैं उनको आपको पढ़ना है और उनके जो मुख्य उपन्यास रहे हैं उन उपन्यासों की जो आपकी विषय वस्तुएं हैं उनको भी आप ज़रूर पढ़ें। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा इसका पहला गिरमिटिया। अब आपको बताना है कि ये जितने भी सारे उपन्यास हैं ये किसके उपन्यास हैं, है ना। इसको देखिएगा आप, बहुत अच्छा प्रश्न है। अमृतलाल नागर की जीवनी उनके बेटे कुमुद नागर ने किस नाम से लिखी थी? तो कुमुद नागर ने लिखी थी वटवृक्ष की छाया में से। और यहाँ से आपको एक और प्रश्न बनता है कि इन चार जो ऑप्शंस हैं यहाँ पर इनमें से कौन सी दूसरी कृति जो है वो अमृतलाल नागर की जीवनी से संबंधित ही रही है? इसको भी आप एक बार जरूर बताएंगे। ठीक है। शिखर से सागर तक अपने आप में महत्वपूर्ण है, इसको भी बताना है, ये भी मोस्ट है। चलिए इसको मैं बता देता हूँ। शिखर से सागर तक जो है ये रामकमल राय की है ना। और किसके जीवन पर है ये आपने बताना है, बाकी मैंने बता दिया। ठीक है, बाकी मैंने बता दिया आपको। दूसरा प्रश्न है कि अमृतलाल नागर की जीवनी इनमें से कौन सी एक और है? ठीक है। शिखर से सागर रची किसने? ये रामकमल राय ने रची, लेकिन ये किसके जीवन से संबंधित है ये आपको बताने हैं ये प्रश्न। ठीक है। अब सारी चीज़ें मैं ही बता दूंगा तो आप लोग फिर करेंगे क्या, है ना। तमन्ना तो होनी चाहिए किसी न किसी चीज़ की। जहाँ बिना कारण के ही कार्य की संभावना हो वहाँ कौन सा अलंकार विद्यमान रहता है? तो यहाँ पर आपका विभावना अलंकार ही रहता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा, यानी कि अलंकारों का सामान्य परिचय आप जरूर पढ़ के जाएं। जो जो मुख्य अलंकार हैं उनकी जो ये परिभाषाएं हैं उनको पढ़ के जरूर जाना है। थोड़ा सा अलंकार निरूपण भी आप साथ में देख लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। नेक्स्ट है यहाँ पर निम्नलिखित में से I.A. रिचर्ड्स की रचना कौन सी नहीं है? तो इन रचनाओं में से देखिए सारी ही रचनाएं लगभग रिचर्ड्स की दिख रही हैं, लेकिन बायोग्राफिया लिटरेरिया जो है इनकी नहीं है, कॉलेज की प्रारंभिक रचना हो जाएगी, इसको आप ध्यान में रखेंगे। और रिचर्ड्स जो हैं इन्होंने काव्य भाषा के सिद्धांत कौन से दिए हैं और इन्होंने किस जो दर्शन की या किस बात की, जैसे आपका सौंदर्य शास्त्र जो रहा उसकी इन्होंने व्याख्या की है, ये बात आपको जरूर ध्यान रख लेनी है ना। मन के आवेगों की बात इसने की है, वो भी आप ध्यान में रखिए। सौंदर्यता कहाँ विद्यमान होती है, यानी कि सुंदर क्या चीज़ है वो इसने बताया था। तो यह ध्यान रखना है आपको कि वस्तु में नहीं है बल्कि वस्तु से पड़ने वाले प्रभाव में जो है वो सौंदर्य रहता है। ये बात इसकी मोस्ट है जो आपको I.A. रिचर्ड्स से जो है वो याद रखनी है, बहुत ज़रूरी है। ठीक है। इसके सिद्धांत आते हैं, संप्रेषण का सिद्धांत इसने दिया था, है ना। सौंदर्य शास्त्र को इसने आधुनिक काल में क्या किया था, सही तरीके से व्याख्यायित किया था। ठीक है, ये काम इसने किया। मूल्य का सिद्धांत इसने दिया। ठीक है। प्रेमघन ने किस पत्रिका का संपादन किया था? तो ये पत्रिका से रिलेटेड प्रश्न तो हमेशा पूछे जाते रहते हैं, तो ये आप ध्यान में रख लीजिएगा। तो यहाँ पर नागरी नीरद नामक पत्रिका का इन्होंने क्या किया था, संपादन किया था। भारतेंदु पत्रिका ये अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बता दी। कोहिनूर जो है ये किसकी है और पीयूष प्रवाह किसकी है, इनको आपको बताना है। ठीक है। आधुनिक काल के किस कवि को ऐन्द्रियता का कवि कहा जाता है? तो यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे कि ये बोला गया है जो आपका गिरिजा कुमार माथुर रहा है उनको। ठीक है। और गिरिजा कुमार माथुर जो है ये तार सप्तक के कवियों में शामिल हैं, मुक्तिबोध भी तार सप्तक में ही आते हैं। जबकि यहाँ पर जो शमशेर बहादुर सिंह है ये दूसरा सप्तक के कवि रहे हैं, इसको आपने याद रख लेना है ना। ये कवियों का कवि हो जाएगा। गजानन माधव मुक्तिबोध ये भयानक खबरों के कवि हैं और व्यष्टि चेतना का कवि यहाँ पर अज्ञेय हो जाएगा, है ना। तो ये चीज़ें हैं जो कवियों के सामान्य परिचय से आपको पूछी जा सकती है, थोड़ा बहुत आपने इनके बारे में देखना है। और प्रयोगवादी कवि रहे हैं देखना, इसके साथ साथ आपको प्रयोगवाद के बारे में सामान्य जानकारी होना ज़रूरी है कि प्रयोगवाद को प्रयोगवाद नाम किसने दिया, प्रयोगवाद को बैठे ठाले का धंधा किसने कहा और किसने बोला कि ये प्रयोगवादी जो है राहों के अन्वेषी हैं, है ना। और प्रयोगवाद जो है ये किसके दिमाग की उपज थी ये भी तो आपको पता होना चाहिए। तो इन सारी बातों को भी आप थोड़ा बहुत ज़रूर देख लीजिएगा। तार सप्तक में चारों सप्तकों में कौन कौन से कवि रहे उनको भी आपको जानना ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि वहाँ से आपने देखा होगा कि प्रश्न पूछे हुए हैं। तो जो इसके मुख्य कवि हैं उन कवियों की सामान्य जो चीज़ें हैं वो भी आपको पता होनी चाहिए। निम्न में से किस विकल्प में दिए गए वाक्यांश के लिए गलत शब्द का प्रयोग हुआ है?
तो यहाँ पर देखिए अनायास जो प्रसन्न होने वाला आशुतोष, माता पिता की संतति के प्रति प्रेम वात्सल्य, अतिथियों की सेवा करने वाला अभ्यागत नहीं हो जाएगा, वहाँ पर अतिथीय हो जाएगा। और समय पर जिसकी बुद्धि ठीक कार्य करे प्रत्युत्पन्नमति, ये ठीक है, तो यहाँ पर अभ्यागत नहीं होगा, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी जो है ये आप बिल्कुल ठीक कर लें। पादरी EFK के द्वारा आंग्ल भाषा में लिखा गया हिंदी साहित्य इतिहास ग्रंथ कौन सा रहा, तो ये आपको याद रख लेना है कि यहाँ पर बोला गया है कि जो आपका EFK के द्वारा लिखा गया था अ हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर। द लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया ये लिखा था जॉर्ज ग्रियर्सन ने, और स्केच ऑफ द हिंदी लिटरेचर ये किसी और का रहा, एडविन ग्रीव्स के नाम से रहे हैं चिंतक, उनकी कृति रही भाषा के संदर्भ में ये। ठीक है, तो इसको आप याद रखें, जो अंग्रेजी भाषा में लिखे गए ग्रंथ रहे हैं। हो सकता है इससे भी आपको कभी कभार प्रश्न पूछें। ठीक है, आधुनिक सौंदर्य शास्त्र का जनक किसे माना जाता है, तो आधुनिक सौंदर्य शास्त्र का जनक माना जाता है बॉमगार्टन को, और यहीं से याद रख लेना है कि आधुनिक काल में फिर इसको यानी कि सौंदर्य शास्त्र को अभिव्यक्ति किसने दी सबसे ज़्यादा, तो वो थी IA रिचर्ड्स ने। बॉमगार्टन का संबंध कहाँ से रहा ये आपको बताना है। ठीक है, किस पाश्चात्य विद्वान ने आलोचना को सांस की तरह अनिवार्य और नैसर्गिक माना है, तो समीक्षा के संदर्भ में जो बात कही गई है, या साहित्य में जो है समीक्षा का योगदान भी रहता है, ये बात आप ध्यान में रखेंगे, और ये बोला था TS इलियट ने, इसको आप ध्यान में रखिए। जॉन ड्राइडन एंड विलियम वर्ड्सवर्थ, IA रिचर्ड्स, इन्होंने अगर कुछ बातें कही हैं कविता को लेकर के तो उनको आपने ज़रूर पढ़ना है। ठीक है, तो ये नाम भी ज़रूरी हो सकते हैं। आज़ादी के बाद जो हिंदी कहानी रही, उन आंदोलनों का सही क्रम इसमें क्या है, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले आपको याद रख लेना है कि जो आपका शुरुआती नाम है वो आता है नई कहानी आंदोलन का, फिर सचेतन कहानी आ जाती है, फिर जनवादी, यानी कि ऑप्शन नंबर से ये डी जो हाँ ठीक हो जाएगा आपका, नई कहानी, सचेतन कहानी, जनवादी कहानी और सक्रिय कहानी। अब इनके प्रवर्तक कौन थे ये भी आपको जानने हैं, क्योंकि कहानी आंदोलनों से या फिर काव्य आंदोलनों से प्रश्न आपको पूछा जा सकता है, तो ये आप बताइएगा कि नई कहानी और सचेतन कहानी में कौन कौन जो है आते हैं, और इनकी जो मुख्य जो चीज़ें हैं, यानी कि अंतर क्या है इसमें, थोड़ा थोड़ा वो भी आपको बताना है कि किस चीज़ को महत्व देते हैं ये सारे के सारे जो नई कहानी आंदोलन रहे हैं या जो नई कविता आंदोलन रहे हैं, ये आपको ज़रूर पढ़ना है, क्योंकि यहाँ से प्रश्न आता है। हालांकि बहुत कॉमन सी इसमें जो माइनर सी थोड़े से बदलाव हैं या यूँ कहें कि विभिन्नताएँ हैं, बस उन पर आपको फोकस करना है। फिर उसके बाद बोला गया है भोलाराम का जीव के लेखक कौन है, तो जो भोलाराम का जीव है देखिए ये हरिशंकर परसाई की एक कृति रही है, जो कि प्रहसनात्मक कृति, प्रहसनात्मक तो नहीं कह सकते आप, ये व्यंग्यात्मक कह सकते हैं। ठीक है, निबंध लेखन के संबंध में असंगत कथन कौन सा है, तो यहाँ पर बोला गया है कि जो असंगत कथन है वो कौन सा है। अज्ञे ने कुट्टी चातन नाम से ललित निबंध संग्रहों का प्रकाशन किया, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, कुट्टी चातन के नाम से इन्होंने ललित निबंध जो है वो लिखा। लेकिन यहाँ पर दूसरा अर्थ है, दूसरा जो वाक्य है देखिए, कुट्टी चातन नाम से प्रकाशित उनका निबंध संग्रह धार और किनारे नहीं है, इनका जो ये है सब रंग और कुछ राग, उसको याद रखना है आपको, सब रंग कुछ राग, ये लिखा था इन्होंने ललित जो निबंध है ना, तो धार और किनारे भी इनका निबंध रहा ना कि, लेकिन ये नहीं होगा आपका ललित निबंधों में। शरद जोशी ने अज्ञेय पर व्यंग्य लिखा नदी में खड़ा कवि शीर्षक से, तो ये भी महत्वपूर्ण है, इसको भी याद रखिएगा, बिल्कुल सही बात है। और यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी ही आपका एक था जो गलत था। आगे बोला गया है हिंदी साहित्य में संस्मरण साहित्य का सूत्रपात किस पत्रिका के माध्यम से होता है, तो ये सरस्वती पत्रिका के माध्यम से ही हुआ था संस्मरण विधा। अब संस्मरण विधा कब से शुरू हुई ये आपको बताना है, और इसके साथ साथ ध्यान रख लेना कि प्रारंभिक स्मरण जो है, संस्मरण जो है वो किसने लिखा था। ठीक है, क्रोचे के अभिव्यंजनावाद को भारतीय वक्रोक्ति का विलायती उत्थान कहने वाले विद्वान ये थे आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ये प्रश्न बार बार वैसे आता रहता है, तो इसको देख लेना अपने एक बारी। इनमें से यण संधि का उदाहरण कौन सा नहीं है, तो यहाँ पर देखिए अयादि संधि जो रहा आपका नाविक, आव आता ना बीच में, तो नाविक इसमें क्या हो जाएगा आपका, ये यण संधि का उदाहरण नहीं होगा। और यण संधि जो है किस संधि के अंतर्गत आती है ये भी आपको बतानी है। ठीक है, क्या ये स्वर संधि में आएगी या फिर आपके व्यंजन में आएगी, या फिर जो आपका दूसरी संधि है विसर्ग संधि और व्यंजन संधि, या फिर स्वर संधि, इनमें से किसके अंतर्गत आता है आपका यण संधि, ये आपको बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका नाविक। ठीक है, इसको आप ठीक कीजिएगा। नेक्स्ट है समुच्चय बोधक अव्यय का लोप होने पर प्रयुक्त चिन्ह कौन सा होता है। देखिए समुच्चय बोधक अव्यय जब लुप्त होते हैं तो वहाँ पर आपका क्या हो जाता है, यहाँ पर हो जाएगा आपका अल्प विराम। ठीक है, इस बात को भी ध्यान में रख लेना है, जो भी आपके चिन्ह इत्यादि हैं इनसे भी प्रश्न पूछे जाने की संभावनाएं बनती हैं।
अभ्यंतर प्रयत्न के आधार पर हिंदी व्यंजनों का वर्गीकरण नहीं है। तो यहाँ पर जो आपका अभ्यंतर प्रयत्न के आधार पर नहीं है वो है आपका सघोष व्यंजन। अघोष, सघोष, अल्प प्राण और महाप्राण, ये है आपका बाह्य प्रयत्न। अभ्यंतर प्रयत्न में आते हैं आपके जो स्पर्श व्यंजन हो गया, उत्क्षिप्त हो गया, लुंठित हो गया, एंड बाकी जो आपके अन्य व्यंजन रहे हैं वो। ठीक है, तो ये बात आप यहाँ पर ध्यान में रखें। कई बार ऐसा भी प्रश्न पूछ लेते हैं कि अभ्यंतर प्रयत्न के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण जो है कितने तरीकों से किया जाता है। तो ये प्रश्न यूजीसी नेट में पुराने पेपर में भी पूछा गया था और आपको मालूम होना चाहिए। इसको अगर नहीं है पता तो फिर बताइएगा। किस समासिक पद में तत्पुरुष समास नहीं है? तो यहाँ पर देखिए जो चंद्रमुखी है इसमें नहीं है, चंद्र के समान मुख वाली। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें क्या हो जाएगा, आपका कर्मधारय समास जो है वो हो जाएगा। इसको आप याद रखें, घुड़सवार, घोड़े की सवारी, है ना। तो यहाँ पर आपका तत्पुरुष समास हो जाएगा। गगनचुंबी, आसमान को चूमने वाला, जब विग्रह कर रहे हैं तो बीच में को आ रहा है, तो यहाँ पर भी क्या हो गया, तत्पुरुष ही आ जाएगा। भारत रत्न, भारत का रत्न। ठीक है, तो इसमें भी आपका तत्पुरुष हो जाएगा। काम शब्द का पर्यायवाची इसमें से कौन सा नहीं है? तो यहाँ पर जो जगत ईश है वो नहीं होगा। बाकी रतिपति, मदन और अनंग जो है ये काम को ही बोले गए हैं, इसको ध्यान में रखना है आपको। निम्न में से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है? तो यहाँ पर सुंदर जो है ये जातिवाचक नहीं है बल्कि ये भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। निरक्षर शब्द में संधि ये रहेगी आपकी विसर्ग संधि, नी और अक्षर। ठीक है, निरक्षर ऐसे आपका हो जाएगा। टेपचू, तिरिच किसकी कहानियां हैं? तो आपको यहाँ पर याद रख लेना है ये उदय प्रकाश। उदय प्रकाश बहुत महत्वपूर्ण लेखकों में गिने जाते हैं और ये किस कहानी आंदोलन के अंतर्गत आते हैं ये आपको बताना है। अमरकांत, निर्मल वर्मा और फणीश्वरनाथ रेणु, इन तीनों की कहानियाँ भी बहुत प्रसिद्ध रही हैं। उनको आपको बताना है कि कौन है इनकी जो महत्वपूर्ण कहानियाँ रही हैं। पढ़िएगा इनको ज़रूर। ठीक है, प्रसाद का कौन सा नाटक कलहण की राजतरंगिणी पर आधारित है? तो जयशंकर प्रसाद की जितनी भी नाट्य कृतियाँ रही हैं उनकी विषय वस्तुओं को ज़रूर पढ़ लीजिए, वहाँ से प्रश्न आ सकता है और आता है बार बार। और जयशंकर प्रसाद एक ऐतिहासिक नाटककार, ऐतिहासिक उपन्यासकार और इनकी कविताओं में भी इतिहास के बारे में जो है चीज़ें दिखाई पड़ती हैं, तो ऐतिहासिकता इनमें ज़रूर रहती है। ठीक है, और इसके चलते जो है इनके नाटकों के ऊपर आरोप भी लगा कि इनका मंचन जो है नहीं हो सकता, ये बात भी ध्यान रखना है। और मंचन की दृष्टि से इनका सबसे अच्छा जो नाटक है वो भी आप ज़रूर जानें कि मंचन की दृष्टि से इनका नाटक कौन सा जो है श्रेष्ठ माना गया। ठीक है, तो यहाँ पर कलहण की राजतरंगिणी पर था इनका विशाख, इसको आपने ध्यान में रखना है। ओके, नेक्स्ट है देखिए, भिखारीदास की रचना काव्य निर्णय काव्यांग निरूपण के आधार पर किस प्रकार की कृति है? तो काव्य के अंगों के निरूपण के आधार पर जो रीतिबद्ध कवि हैं उनको वर्गीकृत किया था डॉक्टर नगेंद्र ने। काव्य के अंग हुए जैसे रस, अलंकार, रीति, वक्रोक्ति, है ना, इन सब चीज़ों को लेकर के किसी जो रीतिबद्ध कवियों को विभाजित किया या उनकी कृतियों को विभाजित किया, ये डॉक्टर नगेंद्र ने किया था। और काव्य निर्णय जो है काव्यांग निरूपण के आधार पर है सर्वांग निरूपण, यानी कि इसमें काव्य के सभी अंगों की बात की गई है, चाहे वो रस हो, छंद हो, अलंकार हो, रीति हो, वक्रोक्ति हो, उन सब पर जो है विचार किया गया है इस ग्रंथ में। ठीक है, तो ये ध्यान में रखेंगे आप लोग। और काव्यांग निरूपण के आधार पर रीतिकालीन कवियों का वर्गीकरण जो है किस प्रकार या कितने प्रकार से किया गया है ये भी आपको बताना है। ठीक है, महत्वपूर्ण है देखना। बाज़ार हुस्न के नाम से प्रेमचंद के किस उपन्यास को उर्दू में लिखा गया था? तो बाज़ार हुस्न के नाम से था सेवा सदन, है ना। गबन जो रहा ये कृष्णा के नाम से था। रंगभूमि जो है चौगाने हस्ती के नाम से रहा। ठीक है, कब कब ये लिखे गए थे ये अब आपको बताने हैं, है ना। और इनकी विषय वस्तुएं क्या रही हैं ये भी आप एक बार ज़रूर बताइएगा कि इनकी विषय वस्तुएं क्या हैं। बहुत महत्वपूर्ण है देखना। गबन में क्या बात आती है? गबन में जो है आभूषण प्रियता है। सेवा सदन में जो है वैश्य के जीवन पर आधारित है। और रंगभूमि जो है औद्योगिकरण के साथ जुड़ा हुआ है और किसानी जीवन से भी जुड़ा हुआ है। और निर्मला जो है ये अनमेल विवाह को दिखाने वाला उपन्यास रहा। तो इनकी विषय वस्तुओं को याद रखिएगा। और मैंने आपके लिए जो प्रश्न किया है कि ये कब कब की कृतियाँ हैं, इनको आपने ज़रूर देखना है। 3-5 करना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो 3-5 करना यानी कि हुज्जत करना होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। मुहावरे लोकोक्तियाँ तो आप डेली एक एक पढ़ने की आदत डाल दीजिए, क्योंकि हर एक परीक्षा में आपको मुहावरे लोकोक्तियाँ, पर्यायवाची एंड जो बाकी चीज़ें हैं वो आती रहती हैं। ठीक है, तो पर वारो उर्वशी सुनी राधिके सुजान, तू मोहन के उर्वशी है हवे उर्वशी समान। ये पंक्ति किसकी है? ये बिहारी की पंक्ति है, इसको ध्यान में रखना है आपको। बिहारी सतसई, तो बिहारी सतसई की पंक्तियाँ, बिहारी सतसई के मुख्य तथ्य, बिहारी सतसई की समीक्षा, ये 3 चीज़ें ज़्यादा ज़रूरी हैं, इनको पढ़ लीजिएगा, यहाँ से प्रश्न आ जाते हैं। कालीचरण नाम का पात्र रेणु जी के किस उपन्यास में आया है? तो फणीश्वरनाथ रेणु का सबसे प्रसिद्ध उपन्यास है मैला आंचल, जो 1952 के आसपास लिखा गया था। आंचलिक उपन्यासों में पहला उपन्यास आता है। कालीचरण भी इसी का ही एक पात्र है। ठीक है, ये ध्यान में रख लेना है। निबंधकारों व उनकी पंक्तियों में असंगत युग्म कौन सा है?
तो यहाँ पर लिखा है देखिए, मानव शरीर में पेट का स्थान नीचे है, हृदय का ऊपर और मस्तिष्क का सबसे ऊपर। ये रामवृक्ष बेनीपुरी का कथन है, बिल्कुल सही बात हो जाएगी। ठीक है, तो पहला ऑप्शन ठीक है। निंदा का उद्गम हीनता और कमजोरी से होता है, ये हरिशंकर परसाई ने बोला है, इसको भी आप ठीक कीजिएगा। अब यहाँ पर तुम पर्दे का महत्व नहीं जानते, हम पर्दे पर कुर्बान हो रहे हैं। बहुत ही खूबसूरत पंक्ति है ये। तो ये हरिशंकर परसाई की है, हजारी प्रसाद द्विवेदी की नहीं है, इसलिए इसको ध्यान में रख लेना है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, याद रखें इसको। ठीक है, आगे लिखा है, इस मेले का उद्देश्य है कि व्यापार में वृद्धि हो। प्रस्तुत वाक्य जो है ये मिश्र वाक्य है। मिश्र वाक्य में क्या होता है कि प्रारंभिक जो वाक्य होता है, ये वाला जो पहले आता है, वो दूसरे पर निर्भर रहता है, कि यानी कि हमें तब तक पता नहीं चलता जब तक दूसरा वाक्य हम सही तरीके से सुन ना लें, तब तक जिज्ञासा रहती है हमारी। अगर हम इतना कहें देखिए कि इस मेले का मुख्य उद्देश्य है, अब आप जो है ये ज़रूर जानेंगे कि भाई है क्या उद्देश्य, वो तो बताएं। तो पहली बात जो है जब दूसरी बात पर निर्भर रहती है, वही होता है ये आपका मिश्र वाक्य। ठीक है, अगर हम इस तरीके से कहें कि अभी मेरी कक्षा चल रही है, ठीक है, उसके बाद हम खाना खाने जाएंगे, तो यहाँ पर देखिए दोनों ही वाक्य अपने आप में क्या है, स्वतंत्र हैं, लेकिन मैंने एक ही जगह इनको अगर बोला तो वो जो आपका संयुक्त वाक्य हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान में रख लेना, संयुक्त वाक्य में दो सरल वाक्य आपस में मिल जाते हैं, जबकि इस मिश्र वाक्य में क्या हो जाएगा, एक उपवाक्य जो है दूसरे उपवाक्य पर पूरी तरह से आश्रित रहता है, तब तक हमें बात जो है पूरी समझ में नहीं आती। जबकि संयुक्त वाक्य में ऐसा नहीं है, उसमें दो तीन वाक्यों का मिश्रण जो है वो हो सकता है, इसलिए उसको मिश्र वाक्य संयुक्त वाक्य बोला गया है ना। मिश्र वाक्य में एक वाक्य दूसरे पर आश्रित रहता है, सरल वाक्य तो सिंपल सी बात है ना। फिर आता है यहाँ पर स्थापना और तर्क से संबंधित एक प्रश्न। इसमें बोला गया है कि काव्य का सर्वस्व अलंकार है। तर्क बोला गया है कि क्योंकि केवल अलंकारों से ही कविता कामिनी का आंतरिक और बाह्य सौंदर्य निखरता है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि इसमें कौन सा सही है। तो ये कोई भी सही नहीं है। क्यों? क्योंकि जो साहित्य है देखिए उसका सर्वस्व यानी कि उसका उद्देश्य सिर्फ अलंकारिकता नहीं है, ठीक है, और ना ही जो है अलंकारों से कविता कामिनी का जो आंतरिक और बाहरी सौंदर्य निखरता है, ऐसा भी नहीं है। ठीक है, बिना अलंकार के भी कविता जो है कई बार खूबसूरत प्रतीत होती है। तो ये बात आपको यहाँ पर बिल्कुल अच्छे से इसके बारे में ध्यान में रख लेनी है। तो ये दोनों ही कथन जो है वो गलत हो जाएंगे। निम्नलिखित में से उपन्यास कांता भारती का कौन सा रहा? तो यहाँ पर सरकारी चाय के लिए है, अक्टूबर जंक्शन है, रेत की मछली है और मुसाफिर कैफ़े है। तो यहाँ पर जो सबसे महत्वपूर्ण है कांता भारती का रेत की मछली, इसको आप ज़रूर पढ़ें। ठीक है, सरकारी चाय के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। जो एस्पायरेंट्स अभी परीक्षाओं की तैयारी इत्यादि कर रहे हैं, कभी आपका मन हो तो इस उपन्यास को ज़रूर पढ़ना, मेरे बहुत दिल के करीब है ये उपन्यास, जो प्रेम शंकर चरडाना का उपन्यास है। ठीक है, अब तो अक्टूबर जंक्शन ये उपन्यास भी बहुत अच्छा उपन्यास रहा है, जो आजकल आप रील्स वगैरह में देखते हैं, तो इसका बहुत ज़्यादा ट्रेंड है इन चारों उपन्यासों का। अक्टूबर जंक्शन हो गया एंड मुसाफिर कैफ़े, ये दोनों ही जो हैं दिव्य प्रकाश दुबे के उपन्यास हैं, छोटे छोटे उपन्यास हैं, बहुत अच्छे। ठीक है, इनको भी आप पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर जो रेत की मछली है ये हो जाएगा कांता भारती का उपन्यास, इसको याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए, कागज़ की नाव पुस्तिका की लेखिका कौन है? तो ये है आपका जो नासिरा शर्मा रही हैं, उनकी ये कृति रही है और ये उपन्यासात्मक कृति रही। इसके अलावा मधुकांक्रिया, मृदुला गर्ग और मैत्री पुष्पा के उपन्यासों को भी आपने ज़रूर पढ़ना है। और आज का जो आखिरी प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, ये यहाँ पर लिखा है देखिए, नामवर सिंह जी ने किस प्रगतिवादी लेखक के संदर्भ में कहा कि वे शैली की खोज नहीं करते, शैली स्वयं उन्हें खोजती है? तो ये इन्होंने नागार्जुन के संदर्भ में कहा था। महत्वपूर्ण कथन है, याद रखें। एक बात यहाँ से याद ये रखनी है आपको कि जो भी आपके, चाहे वो आपके प्रतिनिधि कवि किसी भी युग विशेष के रहे हों, उनके बारे में समीक्षक क्या कहते हैं, वो चीज़ आप बिल्कुल अच्छे से याद ज़रूर रखें, क्योंकि ऐसे प्रश्न बन जाते हैं कई बार। जैसे प्रमुख जो राइटर रहे हैं या फिर उनकी जो मुख्य कृतियाँ रही हैं वो कौन कौन सी रहीं, इस पर जो है ज़रूर फोकस करना है आपको, क्योंकि वहाँ से प्रश्न बनते हैं कि उनको लेकर के विद्वान क्या कहते हैं। तो अभी के लिए इतना ही। आई होप कि आपको ये जो प्रश्न सीरीज़ है ये पसंद आ रही होगी। तो अगर आपको ये उपयोगी लग रही है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन करके बता सकते हैं कि क्या इसको हम कंटिन्यू रखें, तो भी बता सकते हैं। अगर आप इसको बाय करना चाहते हैं तो आप जो है व्हाट्सएप कर सकते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही। हम मिलेंगे नए सेशन में नई ऊर्जा और नई स्फूर्ति के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।